नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम होने जा रहा है और इस एग्जाम की जीके की आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जिसकी एक क्लास पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आज अपनी उसी क्रम में दूसरी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपनी दूसरी क्लास को, जो अंतिम प्रहार वाली अपनी दूसरी क्लास है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी एक क्लास पहले हो चुकी है, आप पहले उस क्लास को जाकर देखिए और उसके बाद इस क्लास का भी आनंद लीजिए। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी जीके की अंतिम प्रहार क्लास की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी इस क्लास को और अपना पहला क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। 1857 की क्रांति के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर में 1857 की विप्लव के समय कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो वहां पे 1857 की क्रांति के समय पे जो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे, उन पॉलिटिकल एजेंट का नाम था दोस्तों मोक मैसन। अतः 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के विप्लव में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मोक मैसन। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो थे मोक मैसन। बात करूं मैं अपने दूसरे विकल्प की, कर्नल ईडन। कर्नल ईडन कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो कर्नल ईडन थे दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर जो सावर्स थे ये उदयपुर के थे। मेजर सावर्स उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और मेजर जो बर्टन थे दोस्तों ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। सामूगढ़ का जो युद्ध है दोस्तों, सामूगढ़ का जो युद्ध है ये युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था दारा शिको। दारा शिको एक मुगल शासक था जिसका नाम था दारा शिको है। दारा शिको के व इसके भाई का नाम था औरंगजेब। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। औरंगजेब और दारा शिको के बीच में 1658 में एक युद्ध होता है। ये युद्ध क्यों होता है दोस्तों, दोनों भाइयों में राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध है। दोनों भाइयों में से कौन शासक बनना चाहता था, जो जीतेगा वो शासक बनेगा। अतः दोनों के बीच में 1658 ईस्वी में आगरा में, कहां पे हुआ था ये युद्ध हुआ था दोस्तों आगरा में। जो किस किस के मध्य हुआ, ये हुआ था दारा शिको और इसके भाई औरंगजेब के बीच में हुआ और उस युद्ध का नाम था दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में राजस्थान के कई शासक और साथ में जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। इन्होंने साथ किसका दिया, साथ दिया था औरंगजेब का। साथ दिया था इन्होंने दारा शिको का, लेकिन अंतिम रूप से दारा शिको की क्या होती है, पराजय हो जाती है और ये युद्ध कौन जीत जाता है, ये युद्ध जीत जाता है दोस्तों औरंगजेब। अतः औरंगजेब का साथ किसने नहीं दिया था, जसवंत सिंह ने। तो जसवंत सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है। लोक देवता टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खेजड़ी का संबंध किस लोक देवता से है। तो खेजड़ी का संबंध राजस्थान में एक लोक देवता है जिनका नाम है गोगाजी। आपने सुना होगा गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, अर्थात गोगाजी के जो थान होते हैं वो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। अतः खेजड़ी पेड़ का संबंध किससे है, खेजड़ी के पेड़ का संबंध है दोस्तों गोगाजी से। अब बात करूं, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। अतः खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है, लेकिन इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था दोस्तों, और वो किया गया था 31 अक्टूबर को
सन थी दोस्तों 1983, 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अतः खेजड़ी का संबंध राजस्थान के गोगाजी लोक देवता से रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? राजस्थान की अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। बोलियों के बारे में राजस्थान में कहा जाता है कि 5 कोस पर बदले पानी और 20 कोस पर वाणी, अर्थात राजस्थान में हर क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग पहनावा और अलग अलग बोली का प्रयोग किया जाता है। अतः क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजस्थान की मेवाती बोली है ये कहां पे बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो मेवाती बोली है एक जाति विशेष पर इस बोली का नाम पड़ा है और वो जाति है दोस्तों मेव जाति। मेव जाति के लोगों द्वारा बोली जाने के कारण इस बोली का नाम मेवाती बोली है। और ये मेव जाति कहां पर निवास करती है? तो ये जाति निवास करती है दोस्तों अपने पूर्वी राजस्थान में 2 जिले हैं जिनका नाम है, एक का नाम है अलवर और दूसरे का नाम है भरतपुर। अलवर प्लस भरतपुर जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों मेवाती बोली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना उत्तर रहेगा अलवर जिला। अतः मेवाती बोली का संबंध अलवर जिले से रहा है। अब बात करूं इस मेवाती बोली पर सर्वाधिक प्रभाव किस बोली का रहा है? क्वेश्चन उठ सकता है कि मेवाती बोली पर किस बोली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इस पर ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। इस पर ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। अतः ये अपना एक बोली से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? घूमर राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है, इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस नृत्य का आयोजन कौन से त्योहार पे किया जाता है? वैसे तो घूमर का आयोजन सभी त्योहारों पे किया जाता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मेनतः जो इसकी भूमिका है महत्वपूर्ण किस त्योहार पे इसका आयोजन किया जाता है? तो वो दोस्तों वो त्योहार है अपना तीज का त्योहार। तीज के त्योहार पे घूमर नृत्य किया जाता है। और तीज का त्योहार कब आता है? क्वेश्चन बन रहा है तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? और क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान में तीज कहां की प्रसिद्ध है? तो तीज कहां की प्रसिद्ध है? तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो तीज दोस्तों है जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। इस तीज को छोटी तीज कहा जाता है। तीज को छोटी तीज कहा जाता है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो जो छोटी तीज का त्योहार है दोस्तों ये श्रावण के महीने में मनाया जाता है। श्रावण के महीने में मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल और तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। दोस्तों दशहरा त्योहार कब मनाया जाता है? तो जो दशहरे का त्योहार है ये अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह से गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो जो गणगौर का त्योहार है दोस्तों ये चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों दीपावली के बारे में भी पूछा जा सकता है। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दीपावली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के जो गीत हैं ये हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा लिखे गए हैं। हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था जोबनेर जयपुर में। जोबनेर जयपुर के ये रहने वाले हैं और राजस्थान के क्या हैं? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जीवन कुटीर के गीत गाए। अब जीवन कुटीर क्या है दोस्तों? जीवन कुटीर इन्होंने क्या किया? वनस्थली टोंक में इन्होंने जीवन कुटीर के नाम से एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। जीवन कुटीर नाम से इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। अतः इन्होंने जीवन कुटीर के गीत गाए। और दोस्तों इनके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि हीरालाल शास्त्री जी हैं, इनकी रचना का क्या नाम है? इन्होंने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की एक रचना लिखी थी। अतः नोट कीजिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किन की रचना है? तो प्रत्यक्ष जीवन जो शास्त्र है ये हीरालाल शास्त्री जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? देखिए, रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी। रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी, चारों शाखाओं के अलग अलग प्रवर्तक थे। तो एक शाखा थी जिसका नाम था रेण शाखा, एक शाखा थी जिसका नाम था रेण शाखा, और संत दरियाव जी उसी शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। अतः रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? दरियाव जी थे। रेण शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी थे। इसी तरह से शाहपुरा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो संत रामचरण जी थे। संत रामचरण जी किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत रामचरण जी शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे। सिंगतल शाखा के प्रवर्तक थे संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी सिंगतल, हरिराम दास जी सिंगतल शाखा के प्रवर्तक थे। और एक शाखा थी दोस्तों खेड़ापा, इस शाखा के प्रवर्तक थे रामदास जी। रामदास जी इसके प्रवर्तक थे। अतः रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं राजस्थान में है और चारों के प्रवर्तक अलग अलग हैं। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक रामचरण जी हैं, सिंगतल शाखा के हरिराम दास जी हैं, रेण शाखा के दरियाव जी है और खेड़ापा शाखा के संत रामदास जी हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल पेपर में भी देखने को ये क्वेश्चन मिला था। कल जब मैं फेसबुक चला रहा था, सोशल मीडिया फेसबुक चला रहा था, तो अखबार में एक खबर मिली यहाँ पर कि कानन मेले का जो आयोजन है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये कानन मेला कानन मेला कहां पर भरता है या किस जिले से संबंधित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो जिला है वो कानन मेले से संबंधित है? कानन मेले से संबंधित राजस्थान का कौन सा जिला है? तो देखिए दोस्तों, जो कानन मेला है ये बाड़मेर जिले में भरता है। कानन मेला बाड़मेर जिले में भरता है। बाड़मेर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है बालोतरा। बाड़मेर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है बालोतरा और यहाँ पर कानन मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस मेले की एक विशेषता और है, इस मेले की एक विशेषता और है कि इस मेले में सर्वाधिक गैर नृत्य किए जाते हैं। सर्वाधिक गैर नृत्य किस मेले में किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं कानन मेले में। अतः इस मेले की प्रमुख विशेषता क्या है? कानन मेले की जो प्रमुख विशेषता है वो गैर नृत्य है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो कानन मेला है वो किस लोक देवी या किस माता के मंदिर में भरता है? अब सब शांत हो जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। जो कानन मेला है दोस्तों वो शीतला माता के मंदिर में भरता है। नोट कीजिए, जो कानन मेला है ये शीतला माता के मंदिर में भरता है। ये बालोतरा बाड़मेर में भरता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता गैर नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? देखिए, भीमलाट जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। भीमलाट क्या है? ये भीमलाट विजय स्तंभ क्या है? तो दोस्तों, ये एक लाल पत्थर से बना हुआ एक टावर है। लाल पत्थर से बना हुआ एक टावर है। भीमलाट विजय स्तंभ क्या है? लाल पत्थर से बना हुआ एक टावर है और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण भरतपुर के एक जाट शासक थे और उनका नाम था दोस्तों विष्णुवर्धन नाम के एक जाट शासक ने इनका निर्माण करवाया था। विष्णुवर्धन नाम के एक जाट शासक थे जिन्होंने 528 ईस्वी में भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इन्होंने ये विजय स्तंभ कब बनवाया था? 528 ईस्वी में बनवाया था। इन्होंने एक हूण शासक था जिसका नाम था मिहिरकुल, उसको पराजित करने के बाद खुशी के माहौल में भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये भरतपुर की कौन सी तहसील में या किस जगह पे है?
तो उसका नाम है दोस्तों बयाना। बयाना भरतपुर में क्या है? भीमलाट विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण जाट शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। कब करवाया था? 528 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है कि हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हम्मीर रासो एक ग्रंथ है और इस हम्मीर रासो के अनुसार जो रणथंभौर सवाई माधोपुर का जो किला है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो इस किले का प्राचीन नाम था दोस्तों रणस्तंभपुर। इस किले का प्राचीन नाम था रणस्तंभपुर। यह किला कहां पर है? यह किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। यह किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में यह किला स्थित है, जिसका प्राचीन नाम रणस्तंभपुर है। बात करूं इस किले में गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस किले में गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और गणेश जी के मंदिर में मेला कब लगता है? इस मंदिर में मेला लगता है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन इस मंदिर में मेला लगता है। और इस किले के बारे में दोस्तों एक खास बात और है जो आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। इस किले के बारे में अबुल फजल ने एक बार कहा था कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन जो रणथंभौर का दुर्ग है ये बख्तरबंद है, ये दुर्ग बख्तरबंद है। अतः क्वेश्चन बनता है राजस्थान के किस किले को बख्तरबंद कहा गया है? तो बख्तरबंद किला कौन सा है? वो किला है रणथंभौर का किला। राजस्थान के रणथंभौर के किले को किसने बख्तरबंद कहा? तो वो कहा था अबुल फजल ने। नोट कीजिए अबुल फजल। अबुल फजल ने रणथंभौर किले को बख्तरबंद कहा और राजस्थान के अन्य सभी किलों को क्या कहा? और सब किले नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का किला बख्तरबंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। नीचे ऑप्शन में 4 राजस्थान की महिलाओं के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि वनस्थली विद्यापीठ से किनका संबंध था? वनस्थली विद्यापीठ से संबंध था रतन शास्त्री का। वनस्थली विद्यापीठ से संबंध था पद्म श्री प्राप्त, पद्म विभूषण प्राप्त और जमनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त श्रीमती रतन शास्त्री का संबंध किससे था? वनस्थली विद्यापीठ से था। यह हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और इन्होंने दोनों ने मिलकर इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था दोस्तों शांताबाई। नोट कीजिए इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शांताबाई। शांताबाई की बीमारी की वजह से, बीमार पड़ने की वजह से 12 वर्ष की उम्र में ही इनकी मौत हो जाती है। दोनों गम में चले जाते हैं। हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री दोनों हस्बैंड वाइफ दुखी हो जाते हैं क्योंकि इनकी 12 साल की पुत्री की 12 साल की पुत्री की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। दोनों ने मिलकर बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए एक विद्यालय डाला और आज वो विद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है और भारत का सबसे बड़ा बालिका विश्वविद्यालय है। वो कहां पर स्थित है? वनस्थली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इन्होंने 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और यह दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? यह दुर्ग चिड़िया टूक नाम की एक पहाड़ी है जोधपुर में जिस पर बना हुआ है। चिड़िया टूक नाम की एक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक नाम की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। दोस्तों क्वेश्चन एक बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया, जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी दोस्तों राजस्थान में एक माता है जिसका नाम है करणी माता। अतः जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने और करणी माता का मूल नाम था दोस्तों रिद्धि बाई। इनका मूल नाम था रिद्धि बाई।
रिद्धि बाई ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। 1459 में इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया और यह दुर्ग चिड़िया टूक नाम की पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा को किसने, देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई? देश हितैषणी जो सभा है ये कब स्थापित की गई? ये स्थापित की गई थी दोस्तों 2 जुलाई 1877 में। देश हितैषणी जो सभा थी ये 2 जुलाई 1877 में स्थापित की गई थी। अब थोड़ा सा हम इस सभा या इस देश हितैषणी सभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है। और ये तो आपको पता है भाई 2 जुलाई 1877 में ये स्थापित की गई थी। दोस्तों ये एक सभा थी जो उदयपुर में आयोजित की गई थी। ये कहां पर आयोजित की गई थी? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 में। किसकी अध्यक्षता में की गई? उदयपुर के शासक थे महाराजा सज्जन सिंह। महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन किया गया। दोस्तों इस सभा को आयोजित करने का क्या उद्देश्य था? इस सभा को आयोजित करने के प्रमुख रूप से 2 उद्देश्य थे। एक थे राजपूतों के विवाह में होने वाले खर्चों पे नियंत्रण करने के लिए, और दूसरा उद्देश्य था कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस सभा के 2 मुख्य उद्देश्य थे, राजपूतों के विवाह पर होने वाले फिजूल खर्चों पर नियंत्रण के लिए, और दूसरा था बहुविवाहों पर नियंत्रण के लिए। लेकिन अंग्रेजों से सहयोग नहीं मिलने के कारण ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। आप याद रखिए ये सभा उदयपुर में आयोजित हुई थी और महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था वो कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से संधियों का जो अधिकारी था वो था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ की अध्यक्षता में संधियां हुई थी। संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और हीरालाल शास्त्री के बारे में अपन ने अभी जाना कि ये जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे। राजस्थान के प्रथम कौन थे? मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर जो सभ्यता दोस्तों ये ताम्र कांस्य काल से संबंधित है। और गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? ये राजस्थान में नीम का थाना तहसील पड़ती है। ये कहां पड़ती है? सिक्कर पड़ती है। अतः नीम का थाना सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता है। और इस गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। इसकी खुदाई दोस्तों, इस सभ्यता की जो खुदाई है वो 1977-78 में की गई थी। 1977-78 में की गई थी। नाम से पता चल रहा है ताम्र और कांस्य युग की है। अतः इसकी खुदाई पर सर्वाधिक तांबे के और कांस्य के औजार मिले थे, अधिकांश सामान मिले थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राज प्रशस्ति राजस्थान की नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कहां पर है? तो ये राज प्रशस्ति राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील है। और इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है, जहां पर राज प्रशस्ति स्थित है। इस राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। रणछोड़ भट्ट ने इसकी रचना किस भाषा में की? इन्होंने इसकी रचना संस्कृत भाषा में की। संस्कृत भाषा में की राज प्रशस्ति क्या है? ये 25 बड़े बड़े शिलालेख हैं। 25 क्या है? बड़े बड़े शिलालेख हैं। और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। अतः राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राज सिंह जी ने 1676 ईस्वी में इसकी रचना करवाई थी। 1676 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वारा इसकी रचना करवाई गई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके लेखक हैं वो है रणछोड़ भट्ट, और संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में
प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो जो अली बख्शी ख्याल है दोस्तों, अली बख्शी में पहला वर्ड आ रहा अपना अलवर, अतः अली बख्शी में पहला आ रहा ए, तो ऐसे सेटिंग बिठा लीजिए। ये राजस्थान के अलवर जिले में प्रसिद्ध है, अलवर जिले में प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक अली बख्श जी हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? अली बख्श जी। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक अली बख्श जी हैं। अली बख्श जी को अलवर का रशखान कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलवर का रशखान, अलवर का रशखान कहा जाता है अली बख्श जी को। ये अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी भी अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी भी अलवर में स्थित है। ये 84 खंभों की एक छतरी है, 84 खंभों की एक छतरी है। इसे क्या कहते हैं? मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए दोस्तों, जो मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। विनय सिंह जी ने अपने पिता बख्तावर सिंह और इनकी रानी थी, रानी का नाम था दोस्तों मूसी रानी। मूसी रानी की याद में, वह पिता बख्तावर की याद में इन्होंने 84 खंभों की एक छतरी बनवाई, जो मूसी महारानी के नाम से जानी जाती है। ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? जो जयपुर की चित्रकला शैली है, इसका स्वर्ण काल दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। स्वाई प्रताप सिंह के काल को स्वर्ण काल इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने जयपुर के सूरत खाने में लगभग 50 से भी अधिक कलाकार इस शैली के काम में लगाए हुए थे। अतः स्वाई प्रताप सिंह के काल को इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्हीं के काल में सर्वाधिक आदमकद चित्र भी इन्हीं के काल में बने थे। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? दोस्तों, राजस्थान में अरावली के पश्चिम भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है, उसको रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है, वो है वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? राजस्थान की सबसे पुरानी जो सिंचाई परियोजना है वो गंग नहर सिंचाई परियोजना है। दोस्तों, ये राजस्थान की नहीं अपितु भारत की भी सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। और इस सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से रहा है। बीकानेर जिले से क्यों रहा है? क्योंकि बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह जी। बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह जी। इन गंगा सिंह जी के प्रयासों से 1921 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसकी आधारशिला कब रखी गई? 1921 में। दोस्तों, 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंग नहर की जो सिंचाई परियोजना है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड इरविन, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है वो क्या है दोस्तों? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट क्या है इसका दक्षिणतम अक्षांश? देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। यहाँ पर कौन सा अक्षांश स्थित है? वो है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और इधर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की 869 किलोमीटर है। अतः राजस्थान की जो ये लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है दोस्तों, ये 43 किलोमीटर का क्या है? अंतराल है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। राजस्थान में वैसे तो सभी जगह धूल भरी आंधियां चलती है, लेकिन अगर सर्वाधिक आंधियों की बात की जाए तो गंगानगर जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। यहां औसतन पूरे साल में लगभग 27 दिन आंधियां चलती है। औसतन पूरे साल में लगभग 27 दिन आंधियां चलती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के जो ये जिले हैं दोस्तों, ये राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अरावली के पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है बलुई और मरुस्थली मिट्टी। बलुई या मरुस्थली जो मिट्टी है ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की जो कण होते हैं इसके कण मोटे होते हैं। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है। पानी सोखने की क्षमता भी कम होती है। पानी सोखने की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में दोस्तों, इस मृदा में बाजरा, मूंग व मोठ की खेती की जाती है। अतः जो राजस्थान के ये पश्चिमी जिले हैं इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों बलुई और मरुस्थली मिट्टी, जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और ये है जो इसके कण मोटे होते हैं और पानी सोखने की क्षमता इसकी कम होती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जोगी महल राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो जो जोगी महल है दोस्तों ये राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा आपको। जोगी महल राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा। ये जोगी महल है जो रणथंभौर उद्यान में है। तथा जोगी महल का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था हम्मीरदेव चौहान ने। हम्मीरदेव चौहान जो रणथंभौर के क्या थे, रणथंभौर के शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसमें इनके राजगुरु थे सत्यनाथ जी। इनके राजगुरु थे हम्मीरदेव के, जिनका नाम था सत्यनाथ जी। सत्यनाथ जी इसमें रहा करते थे। और आगे भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम्मीरदेव चौहान के राजगुरु का नाम क्या था, वो था सत्यनाथ जी। सत्यनाथ जी की समाधि कहां पर स्थित है। सत्यनाथ जी की जो समाधि है दोस्तों जोगी महल में स्थित है। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा का ऐसा देखने को मिल जाए, तो याद रखिए सत्यनाथ जी की समाधि कहां पे थी, जोगी महल में स्थित है। जोगी महल रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त या सर्वश्रेष्ठ मृदा होती है वह कौन सी होती है। दोस्तों मूंगफली के लिए एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है और राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जिसका नाम है जलोढ़ मृदा। अतः मूंगफली के लिए भी कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी, जलोढ़ मृदा रहेगी। दोस्तों ये जो मिट्टी है ये राजस्थान की सबसे उपयुक्त या उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। ये कहां पाई जाती है, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जो मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अतः क्वेश्चन पूछा जा सकता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाएगा, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाएगी, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। दोस्तों जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक का नाम है खादर, दूसरी का नाम है बांगर। खादर और बांगर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है। बांगर पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है, खादर नई जलोढ़ को कहा जाता है। अतः मूंगफली अगर आपको बोनी है तो आप पूर्वी राजस्थान में चले जाइए जहां जलोढ़ मृदा का विस्तार है, वहां पे मूंगफली अच्छी उगती है। अगला क्वेश्चन है बर्बरी एक प्रजाति है लेकिन ये है किसकी। बर्बरी किसकी प्रजाति है, क्या भेड़ की है, बकरी की है, ऊंट की है या गधे की है। बर्बरी दोस्तों जो है वैसे सेटिंग बिठा लीजिए, बर्बरी में 2 बार ब आ रहा है, तो इनमें से जिस विकल्प में ब आपको देखने को मिलेगा वही बर्बरी
उसी की नस्ल है। तो बर्बरी बकरी की नस्ल है। बकरी की अन्य नस्लें जो है दोस्तों जखराना हो गई, बकरी की अन्य नस्ल जखराना, जमनापरी, जखराना, जमनापरी, सिरोही, सिरोही, झड़वारी, एक और है दोस्तों झड़वारी, आदि बकरी की नस्लें हैं। अगर मैं भेड़ की नस्ल की बात करूं तो इनकी नस्ल है पुंगल, पुंगल, मगरा, चोखड़ा, पुंगल, मगरा, चोखड़ा, सोनाड़ी, सोनाड़ी, मालपुरी आदि किसकी नस्लें हैं? भेड़ की है। ऊंट की नस्ल की बात करूं तो जैसलमेरी, ऊंट की नस्ल है जैसलमेरी, सिंधी, जैसलमेरी, सिंधी, कच्छी, नाचना, गोमट का ऊंट, मारवाड़ी आदि किसकी नस्लें हो गई? ये हो गई ऊंट की। और गधे की नस्लें आपसे पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, गधे से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां पाए जाते हैं? बात करूं तो भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और राजस्थान में कहां पे पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं दोस्तों बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में पाए जाते हैं। और सबसे कम गधे कहां मिलेंगे आपको? देखिए टोंक में, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। जहां नवाब रहेंगे वहां गधे नहीं मिलेंगे, जहां नवाब रहेंगे वहां गधे नहीं मिलेंगे। अतः सबसे कम गधे कहां मिलेंगे? टोंक में मिलेंगे। और सर्वाधिक मिलेंगे बाड़मेर में। सबसे कम टोंक में, सबसे ज्यादा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? फेल्सपार जो खनिज है ये मैग्नेटाइट चट्टानों में मिलता है। ये राजस्थान में, भारत में सर्वाधिक फेल्सपार राजस्थान में मिलता है। यहां भारत के संपूर्ण फेल्सपार का लगभग 66% यहीं पे है। 66% फेल्सपार कहां पर है? वो राजस्थान में है। और राजस्थान में सर्वाधिक इसके जो भंडार है दोस्तों वो अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले में सर्वाधिक फेल्सपार की खानें हैं। अगला और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है, जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है वो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर, उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में की गई थी। इसके अंतर्गत 4 मंडल आते हैं। इसके अंतर्गत 4 मंडल आते हैं दोस्तों। 4 मंडल कौन कौन से हैं? 4 मंडल में पहला तो आएगा जयपुर, पहला मंडल जयपुर, दूसरा मंडल जोधपुर, दूसरा मंडल जोधपुर, तीसरा मंडल बीकानेर, तीसरा मंडल बीकानेर और चौथा जो मंडल है वो अजमेर, अजमेर। ये 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। और इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी 1 अक्टूबर 2002 में। अतः आज की ये अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम हॉल में पेपर में छपे हुए मिलेंगे। जिन्होंने अपनी पहली क्लास को नहीं देखा सबसे पहले जाएं और पहली क्लास को देखिए। ये अपनी दूसरी क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। इस क्रम को अपन जारी रहेंगे, देखते हैं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। अतः सभी शेयर कर दीजिए और सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।